तो आज सुबह पहले शाही स्नान के साथ प्रयागराज अर्ध कुंभ की शुरुआत हो गई। महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस महाआयोजन में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। आइए आपको दिखाते हैं अर्ध कुंभ के पहले दिन की कुछ झलकियां। अखाड़ों के झंडे लिए साधु संतों ने संगम तट पर डुबकी लगाई। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत पूरे लाव लश्कर के साथ शाही स्नान के लिए संगम तट पर पहुंचे। इसके बाद पंचायती अखाड़े के साधु संत हर हर महादेव के नारे लगाते संगम तट पर गए। पंचायती अखाड़े के बाद निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने भी संगम में डुबकी लगाई। वहीं निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर की पदवी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी शाही स्नान में शामिल हुई। वहीं अपने शरीर पर भस्म लगाए नागा साधु भी अपने अखाड़े के झंडे और डोली लिए शाही स्नान के लिए पहुंचे। नागा साधुओं का काफिला जब संगम तट पर पहुंचा तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। आप नागा साधु देख सकते हैं, हाथों में तलवार है और आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से ये सब आगे बढ़ रहे हैं। जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है और सबसे पुराना अखाड़ा माना जाता है। इस दौरान जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कुंभ को एकता का पर्व बताया। एकता का यह पर्व है, सामाजिक समरसता का पर्व है और यह पर्व है इस बात का कि यहाँ सारी जातियाँ समान है, सब जातियाँ महान है। वहीं जूना अखाड़े में शामिल हुए किन्नर अखाड़े ने भी कुंभ के शाही स्नान में पहली बार डुबकी लगाई। शाही स्नान के बाद किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने जूना अखाड़े को धन्यवाद दिया। हजारों साल के बाद किन्नरों का वजूद वापस सनातन धर्म में स्थापित हुआ है। जूना अखाड़े को मैं धन्यवाद करती हूँ। साधु संत शाही स्नान के मौके पर बेहद खुश नजर आए। ये पंच निशंक ये कन्याकुमारी से लाए हैं। अच्छा, पंच तो इसके दर्शन आप सभी को मंगल हो जाता है। इस दौरान वहाँ कुछ लोग नाचते गाते भी नजर आए। कुंभ में पहले शाही स्नान के दौरान कई विदेशी नागरिक भी शामिल हुए जो बेहद उत्साहित दिखे। Peaceful, very, very peaceful. Every interaction I've had has been very kind and genuine. इस दौरान प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। प्रयागराज में कुंभ का स्नान 49 दिनों तक यानी कि महाशिवरात्रि तक चलेगा। तो कुंभ की रौनक देखते ही बन रही है, लेकिन कुंभ ही नहीं बाजार में भी आज रौनक लौटी है। जी हां, कल की गिरावट भूल बाजार शानदार तेजी लेकर बंद हुआ है। आज चौतरफा खरीदारी का दिन रहा। सेंसेक्स में 450 अंकों से ज्यादा की उछाल आई है और इंडेक्स 36,300 के पार बंद हुआ है। इधर निफ्टी भी 1% से ज्यादा मजबूत होकर 10,880 के पार टिका है। बैंक शेयरों में भी खरीदारी का ही रुझान रहा और बैंक निफ्टी 150 अंकों की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। मिड कैप इंडेक्स भी 100 पॉइंट चढ़ा। बाजार में जोश भरने का काम आज रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंफोसिस, टीसीएस जैसे टेक शेयरों ने किया। उधर इस बार अफोर्डेबल हाउसिंग को बजट में ज्यादा पैसा मिल सकता है। स्मार्ट और अमृत सिटी योजना पर सरकार दरअसल फोकस बढ़ाना चाहती है। एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, बताइए क्या जानकारी इस बारे में और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बजट में कौन सी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है? आपको क्या डिटेल मिली है? देखिए, स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया, हाउसिंग फॉर ऑल और अमृत मिशन जैसी जो योजनाएं हैं ये हाउसिंग सेक्टर के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और सरकार का फोकस भी इन योजनाओं में देखने को मिला है। हमें सूत्रों से ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि इस बार आवासीय मंत्रालय ने जो प्रस्ताव भेजा है बजटीय सहायता का इन तीनों योजनाओं के लिए, वो पिछले साल के मुकाबले 30% ज़्यादा है। अगर हाउसिंग फॉर ऑल की बात करें, जिसके तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक हर किसी का अपना घर होगा, तो उसे गति देने के लिए उम्मीद की
जा रही है कि इस बार 20% ज़्यादा बजटीय सहायता उस लिहाज से दी जा सकती है। साथ ही स्मार्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया को लेकर भी आवासीय मंत्रालय काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है कि इस बार हो सकता है अंतरिम बजट में पिछले साल के मुकाबले 15% ज़्यादा सहायता दी जाए। अगर हम इन तीनों योजनाओं की बात करें तो पिछली बार बजट में करीब 41,000 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता दी गई थी और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि इसे बढ़ाकर करीब 50,000 करोड़ तक किया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया दीपाली इन तमाम जानकारियों के लिए। उधर प्रॉपर्टी सेक्टर को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जीएसटी के तहत मंत्रियों के समूह का गठन किया है। 7 मेंबरों वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अध्यक्ष गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को नियुक्त किया गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स प्रॉपर्टी सेक्टर में जुड़ी समस्याओं पर अपना सुझाव देंगे। जानकारी के मुताबिक रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए कंपोजिशन स्कीम लाई जा सकती है। जीओएम रियल एस्टेट में कंपोजिशन स्कीम के अलावा भी सिफारिशें कर सकता है। और अब बात बजट की। इन दिनों जब भी बजट की बात होती है तो हर कोई यह जानना चाहता है कि अंतरिम बजट क्या होता है और क्या सरकार अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। हमारी इस खास रिपोर्ट में वित्त मंत्री अरुण जेटली खुद बताएंगे कि क्या होता है अंतरिम बजट और उसमें वो क्या करने वाले हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली अंतरिम बजट पेश करने वाले हैं। अंतरिम बजट 2 हालात में पेश किया जाता है। एक, या तो सरकार के पास फुल बजट पेश करने का समय नहीं हो या फिर तुरंत लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ये बजट अंतरिम बजट इसलिए होगा क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव में जाना है। दोनों ही हालात में सरकार नए कारोबारी साल के बचे हुए महीनों के लिए खर्च की अनुमति संसद से लेती है। 2018-19 का बजट जो सरकार ने पेश किया था उसके जरिए सिर्फ 31 मार्च 2019 तक होने वाले खर्च की अनुमति ली गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होना है और नई सरकार के बनने और नया बजट पेश होते होते जुलाई आ जाएगा। इसलिए अप्रैल से जुलाई यानी 4 महीने में जो खर्च होने हैं उसकी अनुमति इस बार के अंतरिम बजट से ली जाएगी। ये 15वां अंतरिम बजट होगा, लेकिन सवाल उठता है कि क्या अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान होगा। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री ने खुद ये राज खोले थे। हम जब कहते हैं कि अंतरिम बजट कोई पेश करने जा रही है सरकार, ये अंतरिम बजट का कानूनी पहलू क्या है? देखिए, क्योंकि चुनाव होता है तो सरकार इंटरिम बजट देती है। जब चुनाव के बाद सरकार चुनकर आती है तो पूरे साल का बकाया बजट वो तब देती है। इसमें कोई बड़े ऐलान की संभावना नहीं रहती है। देखिए, इसकी जो भी परंपराएं हैं हम लोग उन सब परंपराओं का पालन करेंगे। वित्त मंत्री जिस परंपरा की बात कर रहे हैं उसमें दोनों ही बातें हैं। परंपरा रही है कि अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाए, फिर भी कई वित्त मंत्रियों ने वक्त की जरूरत का हवाला देकर अंतरिम बजट में भी बड़ी घोषणाएं की हैं। मसलन पिछली सरकार में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2014-15 का अंतरिम बजट पेश किया था तो एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की थी। 2004-05 के अंतरिम बजट में जसवंत सिंह ने डायरेक्ट टैक्स में बदलाव का ऐलान जरूर किया था, लेकिन फाइनेंस बिल में बदलाव नहीं किया गया था। मतलब साफ है, कोई कानून सरकार को अंतरिम बजट में बड़ा ऐलान करने से नहीं रोकता है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। तो अंतरिम बजट क्या होता है जरूर आपने समझा होगा, लेकिन अब बात करते हैं एटीएम की। लेकिन ये एटीएम थोड़ा अलग है। एटीएम में आप पैसा तो निकालते हैं, लेकिन अब एटीएम से दवा भी निकलेगी। सरकार हर जिले में ऐसा एटीएम लगाने पर विचार कर रही है जिससे आप मुफ्त में दवा निकाल पाएंगे। आंध्र प्रदेश में हुए प्रयोग से उत्साहित होकर केंद्र सरकार अब बड़े पैमाने पर दवा वाले एटीएम लगाने पर विचार कर रही है। खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रतीक श्रीवास्तव। प्रतीक, ये अच्छी और दिलचस्प खबर है। इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है और ये एटीएम यानी एनी टाइम मेडिसिन मशीन काम किस तरह से करेगी? देखिए, फार्मासिस्टों की संख्या कम होने की वजह से अस्पतालों में जो लंबी लंबी कतारें लगती हैं ना दवा लेने के लिए, अब उन कतारों में हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ना लगना पड़े और ना ही इंतजार करना पड़े फार्मेसी खुलने का। दिन रात जब चाहे आप अपने ही शहर में, अपने घर के पास सरकारी अस्पताल में मौजूद जो कियोस्क रहेंगे, जो दवा को डिस्पेंस करते हैं, एटीएम जैसी मशीनें लगेंगी, वहां से आप दवाइयों को बड़ी आसानी से ले सकेंगे। और यहां पर दवाओं की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में रखी जाएगी। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो तमाम रोगों
बुजुर्गों के लिए जो तमाम सामान्य तरह के रोग हैं उनके लिए जो जरूरी दवाइयां हैं वो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में आ जाती है, जिनका बास्केट करीब 350 से 400 दवाओं का है। वो सारी दवाइयां एटीएम मशीन में मौजूद होंगी जो दवा डिस्पेंस करेगी। आपको बता दें कि इसका जो ट्रायल रन है वो आंध्र प्रदेश में किया गया 15 जगहों पर, जो सफल रहा है और इस प्रयोग से स्वास्थ्य मंत्रालय बेहद उत्साहित है और अब उसने फैसला लिया है कि देश के जो तमाम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, सीएचसीज हैं, पीएससीज हैं और यहां तक कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर भी इसको लगाया जाए। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह उठता था कि आखिर इसके लिए फंड कहां से आएगा। तो यह व्यवस्था की जा रही है कि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में जो बजट आवंटित किया जाता है उसके जरिए राज्य जो है एटीएम्स की मांग कर पाएंगे जो दवा डिस्पेंस करती है। और आप देखेंगे कि जो अस्पतालों में जो भीड़ लगती है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ना सिर्फ अस्पतालों में बल्कि ऐसे रिमोट लोकेशंस पे जहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं वहां पर भी इस तरीके के दवा डिस्पेंस करने वाले कियोस्क लगाए जाएंगे। मरीज वहां पर जाएगा, अपनी समस्या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूर बैठे डॉक्टर को सुनाएगा, डॉक्टर मरीज की समस्याओं को समझकर उसकी बीमारी के मुताबिक उसको दवा लिखेगा और वो दवा एक कमांड के रूप में उस कियोस्क तक पहुंचेगी जो दवा डिस्पेंस करने वाला कियोस्क यानी कि एटीएम मशीन है और मरीज को बड़ी ही आसानी से दवा डिस्पेंस हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर किसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में कोई मरीज जाता है तो डॉक्टर जो दवा का प्रिस्क्रिप्शन देगा उसमें एक बारकोड मौजूद होगा और जब मरीज उस एटीएम कियोस्क के पास जो दवा डिस्पेंस करने वाली है उस जो बारकोड है उसको रखेगा तो वो उसको स्कैन करने के बाद जो जरूरी दवाएं हैं, जरूरी मियाद के लिए हैं, पोटेंसी की हैं, वो सारी दवाइयां मरीज को बड़ी आसानी से मिल जाया करेंगी। ठीक है, शुक्रिया प्रतीक आपका इस खबर को समझाने के लिए कि कैसे आखिर ये एटीएम यानी एनी टाइम मेडिसिन मशीन काम कैसे करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये खबर ध्यान से देखिए। आने वाले दिनों में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के कारोबार को झटका लग सकता है और ऐसे में इनसे मिलने वाले डिस्काउंट भी खत्म हो सकते हैं। एफडीआई के नए नियमों के कारण अमेजॉन का ऑनलाइन फूड रिटेल बिजनेस बंद होने के कगार पर है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक इससे ई रिटेलर्स को 35 से 40 हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी के पास। तो आलोक, एफडीआई के क्या है ये नए नियम और इनसे ई रिटेलर्स को कितना नुकसान होने वाला है? दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी के फूड रिटेल बिजनेस पर संकट मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमेजॉन इस पूरे बिजनेस को समेटने की योजना बना रही है। इसके अलावा अमेजॉन की जो फ्यूचर रिटेल के साथ निवेश की जो योजना बन रही थी, इस योजना को भी धक्का लग सकता है। दरअसल 26 दिसंबर को सरकार ने एफडीआई के नियमों में जो स्पष्टीकरण जारी किया था उसके बाद से पूरे ई कॉमर्स सेक्टर पर ही संकट मंडरा रहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक इस पूरे सेक्टर को करीब 35 से 40 हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है। दरअसल अमेजॉन ही एक मात्र ऐसी विदेशी कंपनी है जिसने जब सरकार ने इस सेक्टर में 100% विदेशी निवेश की मंजूरी दी थी तब करीब $500 मिलियन के निवेश का ऐलान किया था। इसके साथ साथ अब पूरे सेक्टर को लेकर कंपनियां सरकार के पास भी गई हैं कि इस 1 फरवरी के डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि इतने कम समय में इस पूरे बिजनेस मॉडल को बदल पाना संभव नहीं है। लेकिन सरकार ने अभी तक इस डेडलाइन को बढ़ाने का फिलहाल कोई संकेत नहीं दिया है। ठीक है, शुक्रिया आलोक आपका। आगे बढ़ते हैं। घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में आयरन ओर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण बताइए, आयरन ओर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार आयरन ओर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है और उस पर जल्द ही फैसला हो सकता है कि इसका ऐलान आपको बजट में देखने को मिले। दरअसल आयरन ओर एक तरह का कच्चा माल होता है जिसे खास तौर से स्टील इंडस्ट्री इस्तेमाल करते हैं स्टील बनाने के लिए। इस पर अभी सिर्फ 2.5% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। लेकिन दिक्कत यह है कि पिछले कारोबारी साल के मुकाबले चालू कारोबारी साल में आयरन ओर का इंपोर्ट करीब 60% ज़्यादा बढ़ चुका है। इस इंपोर्ट बढ़ने से घरेलू जो माइनर्स है आयरन ओर की माइनिंग करते हैं उन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनके खरीदार कम मिल रहे हैं। इसलिए घरेलू माइनिंग कंपनियों ने और यहाँ तक कि फेडरेशन ने भी इसकी मांग की थी कि आयरन ओर पर इंपोर्ट ड्यूटी जो 2.5% है उसे बढ़ा करके 30% कर दी जाए। चूंकि घरेलू कंपनियों को इससे नुकसान हो रहा है इसलिए सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और सूत्र बता रहे हैं कि प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है और संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशविरा किया जा रहा है। सलाह मशविरा होने के बाद ही सरकार इस पर अंतिम फैसला ले लेगी। ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम के बारे में बताइए लक्ष्मण, उस पर भी ड्यूटी को लेकर क्या कुछ फेरबदल हो सकते हैं?
एल्युमिनियम एक दूसरा मेटल है जिसको लेकर के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग काफ़ी दिनों से चल रही है। उसके पीछे दलील भी वही है कि दरअसल घरेलू बाजार में एल्युमिनियम उत्पादन की पर्याप्त क्षमता है, लेकिन जो क्षमता है और घरेलू जो मांग है उसमें काफ़ी का अंतर है। क्षमता 4.2 मिलियन टन का है, जबकि घरेलू मांग सिर्फ 3.6 मिलियन टन है। इसके बावजूद हम घरेलू मांग का 60% एल्युमिनियम इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में एल्युमिनियम बनाने वाली जो घरेलू कंपनियां हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो एल्युमिनियम कंपनियों ने सरकार से कहा है कि इस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए और ये इंपोर्ट ड्यूटी जहां भी 2.5% है उसे बढ़ा करके 10% कर दिया जाए। मुझे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस प्रस्ताव पर भी काफ़ी गंभीरता से विचार चल रहा है और हो सकता है कि बजट में इसको लेकर के ठोस ऐलान भी होता हुआ दिखे। इससे खासतौर से एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा। हालांकि एक चिंता ज़रूर है कि जो कंपनियाँ इसका इस्तेमाल करती हैं वो नुकसान में ना रहे, इसलिए सरकार बीच का रास्ता अपनाते हुए थोड़ा सा कम बढ़ाएगी, लेकिन बढ़ाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है एल्युमिनियम पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर। ठीक है, शुक्रिया आपका लक्ष्मण इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार एक नई पॉलिसी ला रही है जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की इमारतों में दुर्घटना होने पर मुआवजा दिया जाएगा। दुर्घटना में पीड़ित के परिजनों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा सकता है। कैबिनेट सचिव ने प्रस्ताव जारी कर दिया है जिस पर कानून मंत्रालय विचार कर रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, केंद्र सरकार की इस मुहिम में लोगों को कितना फायदा मिलने वाला है और क्या ये केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित है या इसमें बाहरी लोग भी शामिल होंगे? देखिए, अभी रोड, रेल या हवाई जहाज में किसी आम व्यक्ति की दुर्घटना में अगर मौत होती है तो उसको मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन किसी सरकारी बिल्डिंग में किसी आम आदमी की मौत होती है तो उसको कोई भी मुआवजा जो है वो नहीं मिलता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि इस पर एक पॉलिसी जो है वो लेकर के आए। कैबिनेट सेक्रेटरी ने इसके ऊपर एक नोट सर्कुलेट करते हुए सभी मंत्रालयों की राय जो है वो मांगी गई थी। सभी मंत्रालयों ने इसको हरी झंडी जो है वो दे दी है। और फाइनल कंसल्टेशन के लिए इसको कानून मंत्रालय के पास जो है भेजा गया है। अगर कानून मंत्रालय इसको हरी झंडी जो है वो दे देता है तो जल्दी इस पॉलिसी पर जो है मोहर लग सकती है। कोई भी अगर व्यक्ति जो सरकारी बिल्डिंग में एंटर करता है और उसकी दुर्घटना से उसकी मौत हो जाती है तो उसको 8 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। अगर वो विकलांग हो जाता है तो उसको 5 लाख का मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। कानून मंत्रालय अगर इसको हरी झंडी दे देता है तो जल्दी इस जनवरी के अंत तक इस पॉलिसी को लागू जो है वो किया जा सकता है, जिससे कि जो भी आम नागरिक है अगर उनकी किसी भी सरकारी बिल्डिंग या पब्लिक सेक्टर एंटिटी के अंदर जाते वक्त किसी भी दुर्घटना से अगर उनको मौत होती है तो उनके परिजनों को ये मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया असीम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उधर पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर सेस लगाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सब्सिडी देने की नीति आयोग की सिफारिश पर सचिवों के समूह ने मंजूरी दे दी है। सचिवों के समूह ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए और भी कई सुझाव दिए हैं। ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं रोहन सिंह। रोहन, क्या जानकारी है इस बारे में? जी, कई सारे सुझाव दिए हैं सचिवों के समूह ने देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए। इसमें नीति आयोग का जो प्रस्ताव था फीबेट पॉलिसी, उसको तो मंजूरी मिल ही गई है, लेकिन साथ ही और भी कई तरह के सुझाव हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और साथ ही टैक्स छूट को लेकर। फीबेट पॉलिसी यानी कि इलेक्ट्रिक जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं उन पर अतिरिक्त सेस लगाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना। इससे सरकार को उम्मीद है जितनी रकम इकट्ठा होगी उससे एक फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी शुरू किया जा सकेगा 1.8 गीगावाट आवर का, जो कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाएगा और इसके लिए कई सारी गीगा फैक्ट्रीज लगाने का प्रस्ताव दिया है इस समूह ने। इसके अलावा इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक साइकिल इसको भी फेम में शामिल करने की बात कही गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स से पूरी तरह से छूट दी जाए, ये कहा गया है। इसके अलावा जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, जो आयातित कंपोनेंट है, उससे छूट देने की सिफारिश की गई है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने में काम आते हैं। इसके अलावा भारत में एक अलग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है। $300 मिलियन वर्ल्ड बैंक भी मदद करेगा भारत के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोग्राम में, और साथ ही इलेक्ट्रिक बसों को प्रति किलोमीटर लीज पर लेने का प्रस्ताव रखा है जो सचिवों का समूह है उसने। ये सारी सिफारिशें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नीति आयोग बना रही है उसमें शामिल किया जाएगा और इसको लेकर जल्द ही एक कैबिनेट नोट तैयार किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया रोहन जानकारियों के लिए। उधर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद उत्साहित मायावती ने आज अपना 63वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने उनके आवास पर जाकर उन्हें बधाई दी। जोरदार सेलिब्रेशन के बीच मायावती को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करते हुए पोस्टर भी दिखाई दिए। मायावती ने एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस को एक साथ निशाने पर लिया। मायावती ने कहा कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस दोनों ने देश के लोगों को धोखा दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में वे वहां
सत्ताधारी रही बीजेपी को काफी बड़ा सबक सिखाने के साथ साथ साफ तौर पर ये काफी कुछ राजनीतिक संदेश भी देते हैं, जिससे केवल बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों को भी काफी कुछ सबक सीखने की जरूरत है। उधर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ पुलिस ने देशद्रोह का आरोप लगाया है। आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कन्हैया कुमार के खिलाफ चार्जशीट का समय चुनाव देखकर चुना गया है? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। और इस बार चुनाव में टेक्नोलॉजी बड़ी भूमिका निभाएगी और पार्टियों ने इसके लिए कमर कस ली है। कांग्रेस ने सीधे मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए देश भर में वोटर्स का डेटाबेस तैयार करने जा रही है और बीजेपी जनता की सलाह से लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करने वाली है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी सीधे जनता से संवाद करके अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। मंत्री और सांसद जनता के बीच जाएंगे और वोटर्स की राय जानेंगे। इसके बाद ही बीजेपी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने की रेस में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इस बार वो बीजेपी की तरह ही एक एक वोट का डेटाबेस तैयार कर रही है। हर बूथ के तहत जुड़े 100 से 125 मतदाताओं के नाम और फोन नंबर स्टोर किए जाएंगे ताकि प्रचार के दौरान सभी से बातचीत की जा सके। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कमेटी ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को फरवरी तक हर बूथ से कम 100 मतदाताओं की सूची तैयार कर कमेटी को सौंपने के लिए कहा है। अब चुनावों में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा सहारा भी सभी पार्टियां ले रही हैं, लेकिन इसके साथ ही फेक न्यूज की चुनौती बढ़ गई है। इसलिए इस बार खासकर बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां फेक न्यूज को रोकने के लिए बाकायदा निगरानी सेल बना रही हैं। इसके साथ ही युवाओं को खींचने के लिए पार्टियां युवा चेहरों की भागीदारी सोशल मीडिया पर बढ़ाने वाली हैं। कुछ ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल होगा जहां जनता से सीधे बात की जा सके। ऐसे में इस बार चुनाव प्रचार पहले से ज्यादा हाईटेक होंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। उधर ऑनर ने अपना नया बजट स्मार्टफोन ऑनर 10 भारतीय बाजार में उतार दिया है। फोन की खासियत है इसका नॉच डिस्प्ले और डुअल कैमरा। फोन में 13 और 2 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमरा है और 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। ये दोनों ही कैमरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं। आप फोन के कैमरे से शॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि फोन आपको किसी भी चीज की फोटो लेकर उसका सजेशन देगा। फोन 4 और 6 GB के 2 वेरिएंट में आता है। 3400 mAh की बैटरी के साथ फोन की शुरुआती कीमत 13,999 रुपए है। इस फोन की बिक्री 20 जनवरी से शुरू हो। और आपका पसंदीदा चैनल अब और किफायती दाम पर।